देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। प्रेस के मित्रों को मेरा नमस्कार। सेकेंड चरण का जो राजस्थान में चुनाव है उसका आज प्रचार थम जाएगा और 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रचार थमने के आखिरी दिन में आपसे वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपके साथ जो हमारा घोषणा पत्र है और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसके संदर्भ में प्रकाश डालूं। जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, जिसको हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं, अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं, वो 3 आधार स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे तो सोसाइटी को मजबूत करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, लखपति दीदी वाला विषय भी हो सकता है, महिला आरक्षण का विषय भी हो सकता है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें सीटें बढ़ने का विषय भी हो सकता है, PM श्री स्कूल का विषय भी हो सकता है। ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय है और ये बड़ा चैप्टर है जो हमारे संकल्प पत्र का विषय है। दूसरा हमारा विषय है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में DBT एक बड़ा विषय है और एक OFC करके ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हमने बिछाया ग्राम पंचायतों को हम नेट से टॉवर लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना, रुपए कार्ड भी हो सकता है, भीम ऐप भी हो सकता है, पेटीएम भी हो सकता है। ये सारे सब्जेक्ट हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हैं जो हमारे संकल्प पत्र में है। तीसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा रोड्स है, हमारा रेलवे है, हमारा जो समुद्र तट का विकास है, सी पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स है, आप इनको ले सकते हो। सारे विषय हैं जो हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हैं। तो हमारे 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस पूरे घोषणा पत्र पे जोर है। 1 इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, 2nd इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 3rd इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम तीनों को मिलाते हैं तो हम विकसित भारत की नींव डालते हैं, मजबूत नींव। उस विकसित भारत की कल्पना जो कभी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी मिशिगन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बात करते हुए कि 21वीं सदी भारत की होगी, और उसमें उन्होंने 21वीं सदी भारत की होगी इसका उल्लेख करते हुए ये कहा था कि 21वीं सदी में तीसरा दशक वो भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरा दशक का मतलब 2020 से लेकर के 2030। इसी कालखंड में ये 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 से 2029 भारत की अर्थव्यवस्था को हम तीसरे नंबर पर ले जाने के लिए संकल्पित हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे और वो 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था भारत की वो 11वें नंबर से कभी 10वें नंबर पे आई, फिर 11वें पे आई, 10 पे से आगे बढ़ी, 10 और 11 के बीच में डूबती रही 10 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार इतना बढ़ा कि हमने इंग्लैंड को पछाड़ करके विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी। अब इस तीसरे काल में प्रधानमंत्री जी का
जो तीसरा कार्यक्रम शुरू होगा जो 2024 से 2029 होने वाला है, उसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाले हैं, जिसमें हम जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर तीसरे नंबर पे आएंगे। और जब तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो गांवों में जो हमारा राशि रिलीज करने का विषय है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। हमने इसको करके देखा है। आप अगर 2014 से पहले ग्राम पंचायतों का बजट देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस बजट में नरेंद्र मोदी जी के इस 10 साल में किसी ग्राम पंचायत में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, किसी में 5 गुना, किसी में 6 गुना। ऐसी भी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 7 गुना नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में बढ़ोतरी हुई है। मनमोहन सिंह जी के कालखंड में 4 से 14 और 14 से 24 आप किसी का भी देख सकते हैं। आप नगर निगमों में और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी राशि हम ज्यादा भेज रहे हैं, एसएफसी टीएफसी के माध्यम से भी ज्यादा भेज रहे हैं। और आने वाले समय में जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे तो राशि बहुत आएगी और विकसित भारत की ओर हम तेजी से बढ़ेंगे। ये हमारा घोषणा पत्र। एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें वो तुष्टीकरण की नीति उनका कोर सब्जेक्ट है, और अभी वर्तमान में 3-4 दिनों से ये विषय तेजी से चल भी रहा है कि मनमोहन सिंह जी ने 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में ये बोला था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, विशेष करके मुस्लिम अल्पसंख्यकों। ये उनका भाषण जो दिखाया भी जा रहा है मीडिया के द्वारा भी और डिबेट में, और उसी की श्रृंखला के क्रम में जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने एक जगह बोला, एक सभा में, हैदराबाद की सभा में बोला कि हम एक इंस्टीट्यूट गठित करेंगे। हम सत्ता में आते हैं तो हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम पूरे देश के नागरिकों का सर्वे करेंगे और सर्वे करके जो संपत्ति हमें जानकारी मिलेगी कि किसके घर में कितनी संपत्ति है, उस संपत्ति का हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कालखंड का 2006 के उस स्टेटमेंट से इसको मिलाते हैं तो तुष्टीकरण की नीति के कारण वो स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी से दिलवाया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में आजकल एक बुक भी आई है जिसमें इसका उल्लेख भी है। और ये क्यों दिलवाया गया था कि 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी, बहुमत का आंकड़ा 272 है, भारतीय जनता पार्टी को 138। कोई बहुत ज्यादा हम पीछे नहीं थे, लेकिन दूसरे दलों ने कांग्रेस का समर्थन किया और उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, इतिहास का हिस्सा है, आपके जानकारी में है। तो वहां एक थिंक टैंक बना जिसमें अभी जयराम रमेश अभी उसके बाद मंत्री भी बने, लेकिन वो थिंक टैंक के हिस्सा थे। उस थिंक टैंक में ये विषय आया कि हमारे से मुसलमान क्यों खिसका, ये सपा में क्यों गया, ये बहुजन समाज पार्टी में क्यों गया, ये आरजेडी में क्यों गया, ये हमारा वोट बैंक होना चाहिए, तो ये कैसे हमारी ओर आकर्षित होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में एजेंडा कोई और था, लेकिन मनमोहन सिंह जी के मुख से बुलवा दिया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, उसमें विशेष रूप से मुस्लिम का। ये इसलिए बुलवाया कि मुसलमान आकर्षित होकर के कांग्रेस की ओर जावे, दूसरे से रीजनल पार्टी में नहीं जावे। एक ही पर्पस था, एक ही उद्देश्य था। आज भी उसी उद्देश्य की ओर बढ़े हुए कांग्रेस, वही उद्देश्य चल रहा है। और इसलिए राहुल गांधी जी ने यह कहा कि हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे सत्ता में आने के बाद, और वो इंस्टीट्यूट सर्वे करेगी, सर्वे करके जो देश की संपत्ति है, जिनके घरों में ज्यादा है, अब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स भी है, लेकिन उनकी ये जानकारी में नहीं आया, पता नहीं
और हम उसको एक दूसरों से ले लेंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इस पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हो सकता है बहुसंख्यक समाज के मंगलसूत्र भी ये छीन लें और जिनके पास मंगलसूत्र नहीं है उनको बांट दें। मुझे बीजेपी के घोषणा पत्र, जो विकसित भारत का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र, जो तुष्टीकरण की नीति लिए हुए घोषणा पत्र है, इस संबंध में इनिशियल रिमार्क आपको करने थे जो मैंने किए। अब हम चुनाव के, जो राजस्थान में चुनाव है, इसके सेकेंड चरण में चुनाव आज थम रहा है प्रचार, उसके बीच में बैठे हैं। 6 बजे तक हम भी कुछ बोल सकते हैं, आप भी कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद आचार संहिता की कुछ लिमिटेशन भी रहती है। तो अब आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। यहाँ पे आए थे अभी राष्ट्रीय का सुबह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने एक बयान दिया कि ये देश हनुमान और राम के नाम से नहीं चलेगा। किसानों की बात करनी पड़ेगी, युवाओं के रोजगार की बात करनी पड़ेगी, महिलाओं को महीने से राहत देने की बात करनी पड़ेगी। इन तमाम चीजों को उठाए और सीधा सीधा कहा कि राम और हनुमान के नाम से देश नहीं चलेगा। देखिए, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस हम इसकी ही बात करते हैं, और इसकी बात अगर नहीं करते ना, कांग्रेस ने भी तो राज किया है देश में। शौचालय क्यों नहीं बना पाए? कांग्रेस ने देश में राज किया, पक्के मकान क्यों नहीं बना पाए? वो गैस के कनेक्शन क्यों नहीं दे पाए? वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जैसी अन्य योजना क्यों नहीं चला पाए? मातृ वंदना जैसी स्कीम क्यों नहीं चला पाए? महिला आरक्षण का बिल वो क्यों नहीं पास करा पाए? 27 साल से क्यों अटका हुआ था? लखपति दीदी जैसी योजना वो क्यों नहीं लेके आए? हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की बात ही कर रहे हैं। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत की जो ताकत है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं, जो हमें मान्य नहीं। राम हमारे रोम रोम में है, राम हमारी प्रेरणा है। मैं कानून मंत्री के नाते कह रहा हूं कि उन्होंने एक एफिडेविट दिया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आपने कहा राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जनता ने उनके खुद के दल के अस्तित्व को ही नकार दिया। सर, उदयपुर की सबसे बड़ी समस्या हाईकोर्ट है और उसके लिए 44 साल से आंदोलन चल रहा है। आपके पास दल भी आए थे यहाँ से वकीलों के और के गए, आपने उनको आश्वासन भी दिया। बीकानेर में जब आपने घोषणा करवाई चंद्रचूड़ जी से, तो उदयपुर के लोग भी बहुत ज्यादा उदलित, एडवोकेट उदलित हुए उसके अंदर। तो 10 हाईकोर्ट देनी है तो उदयपुर को आप नंबर। देखिए, ई कोर्ट प्रोजेक्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। ई कोर्ट प्रोजेक्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो बीकानेर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत कुछ ऐसे चिन्हित स्थान हैं, उसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा विकसित करेंगे। उदयपुर के भी एडवोकेट मेरे पास आए थे, हमने उनको भी ये कहा कि भाई ये चरणबद्ध रूप से लागू होगा, और उसमें हम जोधपुर के एडवोकेट को भी समझा रहे हैं, हम मेरठ के एडवोकेट को भी समझा रहे हैं, हम इलाहाबाद के एडवोकेट को भी समझा रहे हैं, आगरा के एडवोकेट को भी समझा रहे हैं, उदयपुर के एडवोकेट को भी समझा रहे हैं, और जोधपुर के एडवोकेट को समझा रहे हैं। भाई ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट जैसे लागू होगा, ये सुविधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कई जगह मिलेगी। और मैंने बताया उदयपुर के जब लोग आए थे, उदयपुर की समझे थे, उसमें क्या दिक्कत है? कब तक हो जाएगा? अब इसमें ये प्रोजेक्ट है चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। सब कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं देश खतरे में, संविधान खतरे में, इसलिए हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये जो झूठा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, मुझे लगता है 2014 में तो उन्होंने नहीं लगाया था, उनको लगा कि शायद 19 में आ जाएंगे। 19 में जब हम 330 पे आ गए, 303 पे, तो इन्होंने ये शुरू किया कि अब क्या करें। तो 2 चीजों पर उन्होंने काम शुरू किया। अगेन उनका थिंक टैंक है मोदी जी को बदनाम करना कि संविधान ये बदल रहे हैं। नंबर 1,
नंबर 2, रिजर्वेशन ये समाप्त कर रहे हैं। 2 विषयों पे जब चर्चा हुई, मैं एक संविधान पे आपको नरेंद्र मोदी जी का जो थॉट है वो बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कांग्रेस को वोट करना चाहता हूँ। 2010 में जब इस देश को संविधान लागू हुए 60 साल हुए थे, तो उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी, यूपीए सेकेंड की सरकार थी। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि संविधान का सम्मान करना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री कार्यक्रम करें। और मुख्यमंत्रियों ने कार्यक्रम किए होंगे, कैसे किए होंगे, बंद कमरे में कर दिया होगा, कोई गोष्ठी करनी होगी। नरेंद्र मोदी जी 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय उनको ये कल्पना भी नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। 2012-13 में आते आते तो ये विषय बढ़ा है, लेकिन 10 में ये कल्पना नहीं थी। 10 में वो क्या करता है, सुरेंद्रनगर में संविधान की गौरव यात्रा निकालते हैं। किसी मुख्यमंत्री ने नहीं निकाली थी। मैं चैलेंज करता हूं कि किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उस समय निकाली हो तो बता दीजिए, क्योंकि जो निर्देश गए थे वो यूपीए सेकेंड के शासन से गए थे और कांग्रेस के भी कई मुख्यमंत्री थे उस समय। लेकिन इसलिए मैंने हाथ ही पे रखा है, मेरे लिए वो सर्वोच्च है और खुद पैदल चले। उसके बाद आ जाइए आप संविधान दिवस मनाने का विषय। 2014 से पहले तो संविधान दिवस का विषय नहीं था। 26 नवंबर को 1949 को जब संविधान अंगीकृत हुआ था संविधान सभा के द्वारा, उस दिन को संविधान लागू होने के बाद एक कानून दिवस के रूप में मनाया जाता और सुप्रीम कोर्ट में एक फंक्शन होता। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वो कहते हैं ये संविधान दिवस होना चाहिए। मैं भी उस समय पार्टी का चीफ व्हिप होता, मैं मंत्री नहीं होता, और हमारे वेंकैया नायडू संसदीय कार्य मंत्री होते और नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी मीटिंग बुलाते हैं और मुझे एक ड्यूटी देते हैं कि आप इसका पता करो, हो सकता है कानून दिवस का कोई सर्कुलर निकला होगा। हमने खूब पता लगाया, इसका कोई सर्कुलर नहीं था। तब नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो संविधान का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ भाई? उसके बाद आ जाइए 2019 में जब वो 303 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है दोबारा परफॉर्मेंस के आधार पर, तो शपथ लेने से पहले, प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले वो संविधान को नमन करते हैं। ये भी साइड पर बोलो। उसके बाद अभी 75 साल पूरे हुए संविधान को लागू होने के, तो कई कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे मंत्रालय का भी एक कार्यक्रम है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। तो हमने कहा साहब क्या करना है, तो उन्होंने हमें कहा कि हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये आप कार्यक्रम करो। तो पहला कार्यक्रम मैंने किया दिल्ली में, जिसमें उपराष्ट्रपति जी आए। दूसरा कार्यक्रम हमने रीजनल कार्यक्रम किया बीकानेर में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कार्यक्रम का नाम क्या है? हमारा संविधान हमारा सम्मान। कभी कांग्रेस ने ऐसा कार्यक्रम किया? ये सब झूठा आरोप है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर बाबा साहब तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं होता। उस आदमी के लिए आप कह रहे हो संविधान बदलेंगे? एकदम झूठा आरोप। जनता कांग्रेस के इस आरोप को नकार चुकी। सर कल चरण में जो वोटिंग प्रतिशत गिरा है, उसका जनरल परसेप्शन ये बन रहा है कि जो सिटिंग सरकार है उसकी जो तमाम गुड गवर्नेंस जिसकी बात कर रहे हैं, उनके लिहाज से वो प्रतिशत बिल्कुल सही नहीं है। तो सवाल ये कि, और दूसरी बात ये कि आपका पार्टी संगठन भी इस बात से काफी हद तक इस बात को मान रहा है कि तमाम कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि आप जाइए, घर घर जाइए, वोटर्स को लेके आइए। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या अच्छा साइन था पहले चरण में मतदान का? देखिए, मैं 4-5 दिनों से मीडिया में भी इसकी चर्चा सुन रहा हूँ। मैं मेरा बीकानेर का अनुभव बताता हूँ। मैंने लगभग एग्जैक्ट संख्या ध्यान नहीं है, 19 अप्रैल को हमारा चुनाव था, या तो 40 बूथ किए होंगे, 40 और 50 के बीच में बूथ पे हम प्रत्याशी के नाते हम जा सकते हैं, हमें ये अधिकार
भारत के निर्वाचन आयोग ने दिया है, क्या वो देख सकते हैं वोटिंग कैसे पड़ रहा है, शांतिपूर्वक पड़ रहा है क्या। हम कोई बीजेपी का ये दुपट्टा पहन के भी उसमें नहीं जाते हैं, हमारे जो आदर्श आचार संहिता उसके तहत जाते हैं। मैंने देखा कि मुझे 10 जगह ही कांग्रेस के लोग थे, मैंने गिने नहीं, बाहर भी टेबल नहीं थी, अंदर भी एजेंट थे, तो कांग्रेस को उत्साह ही नहीं था। इसमें बीजेपी को ही फायदा हुआ, कांग्रेस के लोग ही नहीं आए वोट देने। सर मेरा क्वेश्चन था कि कल जयराम जी आए थे, उन्होंने एक आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगाया कि वो विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु है, जो कि धर्मों के नाम पर विष घोल रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जितना नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं गिना सकता हूं, 50 बार से ज्यादा कांग्रेस ने ऐसे नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी है, और नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य निखर करके सामने आया है, और देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य श्रेष्ठ है। ये एक एस्टेब्लिश फैक्टर बन गया। कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष हो वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। अब ये जो जयराम रमेश जो थिंक टैंक भी अपने आप को कहते हैं, आप यहाँ उदयपुर आएंगे, कई जगह मैं तो उनको राज्यसभा में भी देखता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास, ये उनका खाली चरित्र नहीं है, आचरण है। इतने दिन हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहते थे, 13 साल के आसपास वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल हो गए वो प्रधानमंत्री, एक दिन की छुट्टी नहीं थी। कोई सब्जेक्ट उनके पास लेके जाओ, फास्ट डिसीजन लेते हैं, अधिकतर डिसीजन उनके सही होते हैं। मैं तो खुद गवाह हूं, वित्त राज्य मंत्री के नाते भी, जल संसाधन मंत्री के नाते भी, मैं हैवी इंडस्ट्री के नाते भी, संसदीय कार्य मंत्री के नाते भी, संस्कृति मंत्रालय के भी नाते भी, और विधि और न्याय मंत्रालय के नाते मैं खुद गवाह हूं। और उनके जो नेता हैं वो दुखी हैं। जयराम रमेश जब वो मुझे मिलते हैं राज्यसभा में तो हाथ जोड़ देते हैं कि मेरे नेता डिसीजन नहीं लेते। मैं ये बात कहना नहीं चाहता। जब वो गुप्त मिलते हैं तो तारीफ करते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो खुद भी करते हैं, यहां आकर के ऐसी बात बोलते हैं। सबका साथ सबका विकास ये हमारा खाली नारा नहीं है, आपकी तरफ ले लो, ये आचरण है नरेंद्र मोदी जी का। बीजेपी में शामिल नहीं हो रही, अब नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो गए तो हो सकता बहुत से लोग हुए हैं, दुखी तो है वो। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं। वो थिंक टैंक है ना जयराम रमेश जी, उन्हीं लोगों ने कहा, क्योंकि वो लूज बॉल तो खेल गए वहां। आप लोग तो जानते हुए दिखते रहे। नहीं वो हम तो जानते दिखे तो ठीक है, हम तो कह रहे कहाँ है अभी राहुल गांधी जी। हाँ, आप उसको पूछ रहे तो इतनी संख्या में आए हैं, तो अंदर खाने कहीं पे जो वो कार्यकर्ता जो कि लंबे समय से उन नेताओं के खिलाफ नारे लगा रहा था, उसमें एक असंतोष नहीं आएगा? कभी भविष्य में पार्टी में विभाजन के या फूट के आसार भी बनेंगे? ये इसको हमारे अमित शाह जी ने कई बार आपके सामने भी क्लियर किया कि जो भी व्यक्ति किसी भी दल में अगर वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के आता है तो उसका स्वागत है। बाकी हमारे यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था है, हमारे यहाँ उस कार्यकर्ता को परिष्कृत करने की एक व्यवस्था है, उसमें हम उसको ट्रेनिंग देकर के ठीक कर देते हैं। कांग्रेस की वॉशिंग मशीन और सब्जी पाउडर वो उनका आरोप है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उनके यहाँ नहीं है जी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारे ट्रेनिंग सेल है। बीजेपी संकल्प पत्र के बारे में आपने काफी बोला। जयराम रमेश का ही एक उनका कि ये फोटो एल्बम है मोदी जी का, जिसमें 50 से ज्यादा उनके फोटो लगे हैं इसमें। यार प्रधानमंत्री जी की फोटो को क्या एलर्जी है? हम तो ये पूछना चाहते हैं, जयराम रमेश से पूछना, जब वो यूपीए फर्स्ट और सेकंड में थे तो सोनिया गांधी जी तो कोई किसी पद में नहीं थी, उनके फोटो में आते थे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी फोटो समझ में आता है प्रधानमंत्री, उनके फोटो में आते थे, किस हैसियत से आते थे? आज सैम गजवादा का बयान आया है
जिसमें ये कहा कि जो वेल्थ टैक्स को लेकर के जो देश में बहस चल रही है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हेरिटेज प्रॉपर्टी टैक्स है वो लगाया जाएगा अगर कांग्रेस आई तो ये क्या मसला है? कुछ वो उसी श्रृंखला का पार्ट है जी। वो अगेन थिंक टैंक है संयुक्त पित्रोदा वो दूसरा थिंक टैंक है। और कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं जो बाद में उनको कहे मत बोलो, वो विदेश रहते हैं, शायद वो कोई ओवरसीज कांग्रेस है उसके कुछ वो है अध्यक्ष है, पता नहीं क्या हेरिटेज टैक्स। और देखिए ये उसी का ही पार्ट है जी। वो उसी का जो राहुल गांधी जी बोल गए ना, क्योंकि वो राहुल गांधी जी की बात को वो कहते हैं कि वो ठीक बोले, जबकि कांग्रेस में एक गुट है तो कहते हैं राहुल गांधी जी ठीक नहीं बोले, वो सेम मित्रों से बुलवाते हैं जिसे पता लगे कि वो ठीक बोले। देखिए ये तो किसी के पास भी प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी हेरिटेज प्रॉपर्टी, हेरिटेज मतलब दादाओं की मिली प्रॉपर्टी, हाँ इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है आपके पास है वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसके इनकम टैक्स के लोग या आपके एज पर लॉ। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय और आप सभी उदयपुर के प्रेस के मित्रों को नमस्कार। लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के बारे में जो हमारी प्राथमिकता रहेगी, अभ्यर्थी के ध्यान में जो विषय आया है वो भाजपा का संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी 2047 के अनुरूप रहेगी। तो जब विकसित भारत 2047 का विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो विकसित मेवाड़ तो लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के सभी जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें भी विकास के जो मानक है, समुद्र की तरफ चला जाता है के जो एक्सिस वाटर है उसको कहीं न कहीं जल स्रोतों को आपस में जोड़ने की बात है, ये पहला बिंदु रहेगा। दूसरा बिंदु पर्यटन को लेकर है, पर्यटन और उससे संबद्ध जितने भी क्षेत्र हैं उनको यदि आगे बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, संबद्ध करते हैं तो स्थानीय स्तर पर काफी रोजगार के क्षेत्र अवसर पनपते हैं, जिसमें विलेज टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म और जो इकोलॉजी को लेकर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको यहाँ लाया जा सकता है। इसके अलावा MSME से संबंधित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जो अवसर बहुत काफी इसमें अवसर दिखते हैं, उसको इसमें बनाने का एक सूत्र हो सकता है। वनाधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो कम्युनिटी पट्टा है उसको लेकर राजस्थान में जो सरकार रही पिछले दिनों उसने कोई काम नहीं किया, उसमें काफी अवसर है कम्युनिटी पट्टा को लेकर, किस तरीके से ग्राम सभाओं को पावर दिए जा सकते हैं उसमें काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो यहाँ का इकोसिस्टम है, नदी, पहाड़, झीलें और जो विरासत की बावड़ियां इत्यादि जो जल स्रोत को लेकर बहुत बड़ा एक अवसर देती है और परंपरा भी रही है, उनको संरक्षण करने, उसको जोड़ने का भी प्रयास रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लेकर काफी अवसर है इसमें। एकलव्य मॉडल स्कूल, PM श्री स्कूल और जो पहले से चल रहे हैं विद्यालय उसमें कौशल विकास के पाठ्यक्रमों के साथ कैसे जोड़े, ये एक विषय रहेगा। कौशल विकास का एक बड़ी रचना बनाई जा सकती है ताकि क्षेत्र की सभी महिलाओं और युवाओं को इसमें जोड़ें। जनजाति गौरव वर्ष 2025 होगा, ऐसा भाजपा का जो संकल्प पत्र उसमें भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 150 वर्ष हैं, तो विशेष तौर पर जो जनजाति अंचल के युवा हैं उनको इसमें जोड़ेंगे, एक बड़ी रचना आगे आने वाले कालखंड में लाएंगे। इसके अलावा जो चिकित्सा की सुविधा है उसका सुदृढ़ीकरण, जातीय कला, संस्कृति, भाषा इसको लेकर काम हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उसके मानक और अनुसूचित जनजातियों के जो मानक है उसमें जो संस्कृति छोड़ने वाले सदस्य हैं उनको बाहर करने वाला जो मानक है उसको लेकर एक संसदीय कानून की आवश्यकता 1970 से डिलिस्टिंग का एक मूवमेंट है वो पूरे भारत भर में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी आपने काफी महत्वपूर्ण विषय है। 5वीं अनुसूची को लेकर केंद्र के डायरेक्शन की आवश्यकता है क्योंकि एकरूपता नहीं हो पा रही है, गवर्नर के कैसे रिपोर्टिंग होगी, ये सारी चीजें उसको लेकर जारी करवाने का एक प्रयास रहेगा। एयर कनेक्टिविटी और रेल के जो कनेक्टिविटी के दक्षिण भारत को जोड़ने वाली सेवा उसको लेकर भी सूत्र इसमें दिया है। इससे संबंधित जो सूत्र हैं वो आपको प्रेषित किया है, कुछ सॉफ्ट कॉपी भी आपको देंगे। मोटे तौर पर यही विषय है। खनन का विषय है अनुच्छेद 275 एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें यह कहा गया है कि जनजाति अंचल के विकास के लिए एक मास्टर चाबी हो सकता है, तो उसमें हर बार एक अलग अलग परियोजनाओं के लिए सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो राज्य सरकार के साथ मिलकर कैसे अधिकाधिक परियोजना इसमें जाए इसका काम हो सकता है। परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को लेकर संकल्प पत्र जो विजन 2047 है वो संकेत करता है, तो यहाँ पर भी ऐसी परियोजना आ सकती है।
5वीं अनुसूची के आवश्यकता को लेकर जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अर्जुन मेघवाल साहब ने कहा कि ई कोड का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर यहाँ के हाईकोर्ट बेंच को लेकर जो मांग है उसको कैसे तेजी से बढ़ाएंगे, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। जनजाति अध्ययन केंद्रों की आवश्यकता है क्योंकि जनजाति विषयों को लेकर बहुत भ्रामक तत्व आते हैं, तो राइट्स हुए और सोशियोलॉजी का पार्ट कैसे उसमें आए क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी को लेकर बहुत सारी उसको इस तरह के जो विषय हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। टीआरआई को कैसे भोपाल मध्य प्रदेश की तर्ज पर आगे ला सकते हैं, इस तरह के विषय और सोलर एनर्जी को लेकर हर घर बिजली और बिजली का बिल जीरो कैसे हो, उस परियोजना को कैसे तेजी से हर पूरे क्षेत्र में लाया जा सकता है, इस प्रकार के 25 सूत्र इसमें लिए। सर मेरा क्वेश्चन एक था कि जो धर्मांतरण जो है काफी बड़ा विषय है जनजाति इलाकों में, तो उसके लिए क्या कार्य रहेगा वो अभी तक मेंशन नहीं हुआ। इसमें जैसा कि अनुच्छेद 342 के मानकों को लेकर है और मानक में विशिष्ट संस्कृति एक बड़ा मानक है, तो विशिष्ट संस्कृति में जो बना रहता है वही अनुसूचित जनजाति का सदस्य कहलाता है। इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के और गुवाहाटी हाई कोर्ट के काफी निर्णय हैं, उनका अध्ययन करके जो डीलिस्टिंग आंदोलन और 1970 में डॉक्टर कार्तिक उरांव का एक बहुत बड़ा विजन और उन्होंने पूरा एक मसौदा बनाकर प्रस्तुत किया था, उस बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि उसी में उसी की आड़ लेकर जो जिसकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं वो अनुसूचित जनजातियों के राइट्स विशेष तौर पर शिक्षा, नौकरियां, आरक्षण और ग्रांट इन एड, इन विषयों को जो संस्कृति में है जो निश्चित रूप से अनुसूचित जातियों के अनुरूप है उसको इसमें रखेंगे। आपको इस बात का ध्यान होगा कि अनुसूचित जातियों में जिन्होंने मतांतरण कर दिया, जो मूल संस्कृति उसको छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, अगर वो बाहर चले गए हैं तो उनको ईसाई और इस्लाम के जो सदस्य उनको राइट्स नहीं है, लेकिन एसटी में है, इसको लेकर संसदीय कानून की आवश्यकता है, उस विषय को आगे बढ़ाएंगे।